नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। देखिए, बिहार में सियासत का माहौल जरूर है, लेकिन बीते दिनों कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम में वक्त को और अधिक बढ़ाया है। जमीन मालिक हो या किसान हो, जमीन सर्वे को लेकर जिस प्रकार की परेशानी समस्याएं खड़ी हो रही थी, उसके समाधान के लिए और अधिक वक्त देने की बात सामने आई है। और क्या कुछ पूरी खबर है, विस्तार से हम समझेंगे। लेकिन इसके अलावा देखिए, बिहार में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन होने वाला है, छात्रों का महाचुका राजधानी पटना में होने वाला है। कल 6 दिसंबर को बीपीएससी कार्यालय के सामने आंदोलन होगा, उस पर भी हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार में अक्सर जो छात्र हैं, वो अभ्यर्थी हैं, प्रदर्शन को इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं। अगले साल चुनाव का वक्त है, जहां एक तरफ रोजगार और नौकरियों की चर्चा चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उनके नेता करते रहते हैं। ऐसे में आखिरकार युवाओं को बार बार प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जमीन सर्वे को लेकर, जो एक बार फिर से तारीख बढ़ा दी गई है, कैबिनेट ने मुहर लगा दी। आखिरकार नीतीश कुमार का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें आखिर तारीख पर तारीख बढ़ानी क्यों पड़ रही है? तारीख पे तारीख इसलिए बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। भूमि सर्वेक्षण ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश कुमार का, और 2012 से वो इस अभियान में लगे हुए हैं। 2012 से, और ये हो गया 2024 की समाप्ति होने जा रही है, और अभी तक 1/4 काम भी पूरा नहीं हुआ है। 1/4। और दूसरी ओर किसानों में नाराजगी बेहिसाब हो गई है। तो ये अब सरकार के सामने खतरा ये मंडरा रहा है कि क्या आंध्र और तेलंगाना की घटना बिहार में भी दोहराई जाएगी। अच्छा। आंध्र और तेलंगाना में पिछले विधानसभा चुनाव में जो सरकारें बदली दोनों स्टेट में, उसके पीछे वहां भी यही मसला था, भूमि सर्वेक्षण। उन राज्यों में भी भूमि सर्वेक्षण हो रहा था, और इतना तबाह हुए किसान, इतना परेशान हुए रिश्वतखोरी से, कागजों के अभाव से, सरकारी दफ्तरों के चक्कर से, कि उन्होंने थोक भाव में सरकार के खिलाफ अभियान वोटिंग की, और दोनों जगह सरकारें बदल गई। तो क्या बिहार में भी नीतीश सरकार की विदाई होने वाली है? ये आशंका खाए जा रही है सरकार में बैठे सभी पार्टियों को, और इसलिए कोई ना कोई बहाना करके इस सर्वेक्षण को आगे टाला जा रहा है। अंदर खाने ये बात तय हो गई है, और वरिष्ठ अधिकारियों को भी बता दिया गया है कि इसको इशू नहीं बनाना है, दबाव नहीं बनाना है कि आप अपना भूमि का ब्यौरा दे ही दीजिए। तो मगर ये भी नहीं लगे कि सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो बीच का रास्ता ये निकला कि डेट पर डेट बढ़ाते जाइए, जैसे अदालतें तारीख पर तारीख देती हैं और परेशान करती हैं जो पीड़ित पक्ष है उसको, तो उसी तरह यहाँ भी डेट पर डेट दिया जा रहा है। पहले ये कह दिया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की, कोई तारीख नहीं है। फिर भूमि सुधार मंत्री जो जायसवाल साहब हैं, उन्होंने कह दिया कि जब तक एक भी किसान बचा रहेगा तब तक सर्वेक्षण जारी रहेगा। और अब फिर ये तारीख बढ़ा रहे हैं, कहे कि ये सितंबर तक ही थी तारीख, सितंबर खत्म हो गई, फिर कहा कि दिसंबर तक जमा करना है, फिर अब 180 दिन और कर दिया, यानी मार्च तक समय बढ़ा दिया है। फिर मार्च के बाद और बढ़ेगा समय, ये आप तय मानिए, और ये चुनाव तक ऐसे ही चलता रहेगा। इसके पीछे वजह ये है कि बिहार में देखिए कुल जमाबंदी है 4,25,00,000, यानी इतने प्लॉट हैं जो किसी न किसी के नाम पर वो भूमि आवंटित है। और अब तक मात्र इसमें से 4,25,00,000 में से अब तक मात्र 38 लाख किसानों ने अपनी जमीन का ब्यौरा सार्वजनिक किया। सिर्फ 38 लाख, कहाँ 4,25,00,000 और कहाँ 38 लाख, यानी टोटल जो फिगर है उसका 19%।
19% रैयतों ने यानी किसानों ने अब तक अपनी जमीन का ब्यौरा ऑनलाइन या ऑफलाइन ये जमीन सर्वे सरकार होने को के दिया। बावजूद हाँ, ये शुरू हुआ तो लगभग 6-7 महीने हो गए जब विशेष अभियान चला, जब नीतीश जी हाथ जोड़ के खड़े हुए थे कि भाई इसको करा दीजिए पूरा, भरी सभा में वो भूमि विभाग के जो अधिकारी थे उनके आगे। तो उसके बाद से ये काम चल रहा है और ये जो 19% किसानों ने जो ब्यौरा दिया है इसमें रोहतास टॉप पर है। अच्छा, वहाँ 3.93 लाख किसानों ने, यानी समझिए कि 3,93,000 किसानों ने अपना ब्यौरा दिया है। गया दूसरे नंबर पर है, जो एक समय भूमि के लिए विवादों के लिए जाना जाता था पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। माफियागिरी नहीं, नक्सल आंदोलन के वजह से, और उसके जड़ में वही भूमि विवाद होते थे। तो वहां लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी भूमि का ब्यौरा दिया है। भोजपुर तीसरे नंबर पर है जहां लगभग 33,000 लोगों ने दिया है। और अब बाकी सारे जिले 38 जिले 33,000 से भी कम है। तो ये स्थिति है। तो इसीलिए अब इनके सामने कोई उपाय था नहीं, मार्च तक तिथि बढ़ा दी गई। और गुजरात में देखिए 2009 से भूमि सर्वे चल रहा है। 2009 से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टेट है और गुजरात मॉडल के पूरे देश भर में चर्चा होती है। 2009 से चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। माने 14 साल इधर हो गए, 1 साल 15 साल 15 साल से भूमि सर्वे वहां चल ही रहा है। और वो कब तक चलेगा ये किसी को नहीं मालूम। नीतीश जी 2011 से इसमें लगे हुए हैं। ये बात है, नीतीश जी की तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ कि नीतीश जी भूमि सुधार को लेकर के गंभीर दिखते हैं, मगर भीतर से कितने गंभीर हैं ये बता देता है बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट। जब सरकार में आए तो इन्होंने लगभग आधे दर्जन कमीशन बनाए कि बिहार को हम एकदम आमूल चूल बदल देंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। तो उसमें सुझाव देने के लिए इन्होंने आधे दर्जन आयोग बनाए जो अध्ययन करके और निर्धारित विषयों पर अपनी अनुशंसा देते। तो उसी तरह भूमि सुधार के लिए भी इन्होंने एक आयोग बनाया और पश्चिम बंगाल के पूर्व IAS अधिकारी बंदोपाध्याय को उसका अध्यक्ष बनाया। पश्चिम बंगाल में जो बटाईदारी कानून लागू हुआ, जिसके चलते CPM 35-40 साल तक वहां राज करती रही, उसके पीछे वही बटाईदारी कानून था कि बटाईदारों को हक दिया गया, जमीन मालिक बना दिया गया वहां। और वो प्रपोजल देने वाले थे मिस्टर बंदोपाध्याय। अच्छा। तो बंदोपाध्याय को एक्सपर्ट माना जाता है भूमि विवादों का, तो उनको बुलाया गया यहाँ, पूरा उनको आदर सम्मान के साथ बिठाया गया। उन्होंने 2 साल गहन अध्ययन करके और पूरा तथ्य जुटा करके रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद सरकार ने अपने दिमाग से वो बात निकाल दी। अच्छा। और उन्होंने टाइम लेना चाहा कि रिपोर्ट तैयार है, उसकी प्रति मैं मुख्यमंत्री को सौंपना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री ने समय नहीं दिया। फिर उन्होंने मुख्य सचिव को संपर्क किया, मुख्य सचिव ने भी उनको मिलने का समय नहीं दिया। अच्छा। अंत में वो बेचारे गए और मुख्यमंत्री आवास के बाहर रिपोर्ट रख करके चपरासी के सुपुर्द या जो भी गार्ड था उसके सुपुर्द करके वापस चले गए। नीतीश कुमार ने खुद बुलाया, खुद करवाया, लेकिन फिर जब काम हो गया तो फिर कोई नहीं, वो समझ गए कि ये बिरनी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है और इस पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारी कुर्सी अभी चली जाएगी। अच्छा। इसलिए उन्होंने उसको एकदम, और वो रिपोर्ट कहाँ पड़ी है भी कि नहीं है, ये भी अब जांच का विषय है। ऐसा भी था कि रिपोर्ट लेकर रख लेते, बिल्कुल रख लेते। उसमें रखने में क्या था, जैसे सैकड़ों रिपोर्टें सरकार के दस्तावेज तिजोरी में पड़ी रहती है, एक और रिपोर्ट उस अलमारी में पड़ी रहती। तो अपमानित करना हुआ ये, आपने जिस व्यक्ति को बुलाया और उसको अपमानित करके आपने यहाँ से भेजा, इससे उनकी गंभीरता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। मगर अब फिर उनकी आत्मा जागी और फिर 2011 से इसमें लगे वो, और बिहार सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम पास कराया उन्होंने। और वो भी कैसा पास कराया कि अब तक उसमें 3 बार संशोधन करने पड़े। जो पिछला संशोधन हुआ 2019 में हुआ वो। तो ये स्थिति है इनकी। और उसमें केंद्र ने भी पेंच फंसाया।
जमीन सर्वे में। हाँ, केंद्र ने ये फंसाया कि पहले जो योजना थी कि पहले एरियल सर्वे होगा, वो हवाई जहाज और ड्रोन उड़ा करके और जमीन का नक्शा सरकार प्राप्त कर लेगी। तो बांग्लादेश और नेपाल की सीमा लगती है बिहार से, तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर विमान उड़ाने या ड्रोन उड़ाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है भारत सरकार से, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो जब केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा बिहार सरकार ने, तो वहां से अनुमति मिलने में 3 साल लग गए। तो 3 साल ऐसे पीछे चला गया ये अभियान। फिर उसके बाद शुरू हुआ तो धीरे धीरे मंथर गति से चल रहा है। 45,000 गांव बिहार में बताए जाते हैं, तो 45,000 गांव का हवाई सर्वे हो गया। अच्छा, यही नहीं, बिहार में ही सिर्फ भूमि सर्वे नहीं चल रहा है, 18 राज्यों में चल रहा है। इस देश के 18 राज्यों में भूमि सर्वे चल रहा है, और वो कब पूरा होगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सरकारों के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, और दूसरे की है भी वो बाबू लोग देना नहीं चाहते, उसके लिए मोटी रकम, उनके लिए वो कामधेनु गाय की तरह है दस्तावेज, तो वो कागज की नकल देने के लिए मोटी रकम ले रहे हैं। यही शिकायत बिहार में भी है, रोज शिकायतें मिल रही हैं। और जो भूमि सुधार मंत्री हैं जायसवाल साहब, वो रोज बयान देते हैं कि हम ये कर देंगे, तो हम वो कर देंगे, हम देर से आए हैं, पहले आए होते तो विभाग को अब तक सुधार दिए होते। वो विभाग के लोग कहते हैं कि ऐसे कितने मंत्री आए और चले गए, हम लोग रोज ऐसे ही देखते हैं और यही भाषण सुनते हैं। तो ये असर है मंत्री का। और फिर ये तेलंगाना और आंध्र की घटना, तो इससे सरकार परेशान है कि अब ये माने ये सांप छुछुंदर वाली स्थिति हो गई है नीतीश सरकार की। ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब अगर पीछे हटेंगे तो आरोप लगेगा कि सरकार विफल हो गई, इतना करोड़ रुपए खर्च करके उसमें 10-15 हजार एम्प्लॉय बहाल किए गए कॉन्ट्रैक्ट पर, अमीन और कानून गो और बहुत सारे एम्प्लॉय। तो वो उन कर्मचारियों की योग्यता क्या है? सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर उनकी बहाली होगी, जैसे नीतीश जी की ये पुरानी आदत, सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, शिक्षा का बंटाढार किया। वैसे ही अब भूमि मामले में इन्होंने वो डिग्री लाने वालों को अमीन बना दिया। उनको न जमीन की जानकारी है, न नापने जोखने की जानकारी है, ना जमीन के कानून की जानकारी है। तो वो कैसा नक्शा तैयार करेंगे, क्या नापी करेंगे, ये भी एक अलग सवाल है। फिर भी चलिए काम चल रहा है, और इसका देखिए बहुत सरल उपाय था, मगर सरकार में बैठे लोग, मंत्री और अफसर के दिमाग में ये सबसे सीधी और सरल बात क्यों नहीं आती है, ये समझ से परे है। आप सर्वे करा रहे हैं हर गांव में, बिहार का या देश का कोई गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां गांव के किसी आदमी से पूछिएगा तो बता देगा कि सामने वाली जमीन किसकी है। गांव के हर आदमी को मालूम है कि उस व्यक्ति की जमीन कौन है, हमारी जमीन कौन है, फलनवा की जमीन कौन है। तो गांव में आपकी टीम जाती है, इसमें पंचायत को इन्वॉल्व करते आप, पंचायत के सहयोग से हर गांव में टीम घूमती, अमीन की, बंदोबस्त पदाधिकारी की, कानूनगो की, और वो सब जगह नाप जमीन पर जा करके कि ये किसकी जमीन है, तब जमीन मालिक को बुलाया जाता, वहाँ उसकी नापी होती। अगर उस जमीन पर कोई विवाद नहीं है, सब लोग गांव के कह रहे हैं कि हाँ ये इन्हीं की जमीन है, किसी कागज की जरूरत नहीं है, पूरा गांव प्रमाण है कि ये जमीन इनकी है, उनके नाम उसी समय दर्ज हो जाते हैं। सारी समस्या कागज की है, कागज की है, उसी समय दर्ज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 4 और दावेदार उस जमीन के खड़े हो गए, तो उसको आप पेंडिंग में रखिए। जो विवादित जमीन है, जिस पर दावेदारी को लेकर के विवाद है, उसको आप अलग दर्ज कीजिए, और जिस जमीन पर कोई विवाद नहीं है उसी समय फाइनल कर दीजिए उसको, उसके नाम दर्ज कर दीजिए। वो तो 90% जमीन जो है वो तुरंत सर्वे होके और उसका फाइनल हो जाता है। सिर्फ बिहार में 10% 10 से 15% मान लीजिए जमीन ऐसी है जिस पर विवाद और खून खराबा होता है। तो उस 15% को फिर अलग से उसका क्या सॉल्यूशन हो, कैसे सुलझाया जाए, वो आसान तरीका है। उसमें भी आप कागज मांगते, कागज देखते, बहुत सारे लोग जो जबरदस्ती उस पर दावा करते हैं, जमीन किसी की है, दावा किसी और का है, कागज देखते नहीं, कागज है, सरकार अपना कागज निकालती है। बंटवारा वाला भी तो समस्या हो सकता है। बंटवारा में भी तो मालूम ना है। अब मान लीजिए कि हमारे परिवार में 4 लोग हैं और चारों के बीच बट गया है, तो ये तो पूरे गांव को मालूम है कि उनका जमीन बटा हुआ है, 4 भाई हैं, चारों भाई को बट गया है, कौन सी जमीन किस भाई को, ये सबको मालूम है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है।
लेकिन गांव में जाके देखें तो ये अधिकारी और मंत्री लगता है कि विलायत से आए हैं, इनको जमीन की गांव की कोई जानकारी नहीं, रत्ती भर लेकिन जानकारी। बात हिस्सेदारी की होती है तो फिर बहन जो होती है, बेटी भी होती है, उनके नाम भी आते हैं उसमें। वो करना सरकार का काम नहीं है कि किसको इसमें हिस्सा मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। आपके पास जब शिकायत आए तब ना आप सुनवाई कीजिएगा उसकी। अगर कोई बहन या कोई भाई उस पर विवाद उठाता है तब उसको अलग रखिए, उसको विवादित भूमि में रखिए, वो अलग से उसका मामला सलटाइए। मगर जिस भूमि पर कोई विवाद नहीं है उसको तो आप फर्स्ट फेज में उसका सर्वे करके कंप्लीट कीजिएगा। रंजन जी, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये राजनीतिक मसला बन के खड़ा हो गया है। और राजनीति के तौर पर आप देखेंगे तो बिहार की जो ये सरकार है, एनडीए की सरकार की ताबूत में आखिरी कील साबित हो गई ये भूमि सर्वे जो ये है। नीतीश कुमार इस बात को समझ गए हैं और इसलिए उन्होंने तारीख इसकी बढ़ा दी। उन्होंने ये सरकार जाने का खतरा इस जमीन सर्वे को। एनडीए सरकार तो अपनी पीठ थपथपा रही है कि देखिए 4 चुनाव हुए, चारों हम जीत गए। चुनाव जीत गए तो ठीक है, लेकिन अब की चुनाव में आइए तो आपको पता चल जाएगा। अगर जमीन सर्वे इसी तरह से होता रहा तो गांव गांव में इनके खिलाफ में लोग खड़े हैं और जिनके पास कागज है वो भी दफ्तर में दौड़ रहे हैं और जिनके पास कागज नहीं है वो भी दौड़ के अपना नाम घुसा रहे हैं और नाम घुसा के किसी जमीन में विवाद पैदा कर रहे हैं। और ये एक तो शराबबंदी करके इस सरकार ने पुलिस को मौका दे दिया पैसा कमाने का, बेवजह पैसा कमा रहे हैं। बालू माफिया इसी तरह से है और ये एक नया माफिया तैयार हो गया कि पैसा कमाने का एक तंत्र खुल गया है कि आपको कागज नहीं मिलेगा, आपका कागज सही है तो उसमें कुछ पेच फंसाएंगे। और ये दफ्तरों में हो रहा है और लोग दौड़ रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा है। काराकाट ब्लॉक में परिमार्जन, जो जेन्युइन परिमार्जन है, परिवार में बंटवारा हो गया है और वो चाहता है कि हम तीनों भाइयों के नाम से ये जमीन हो जाए, 3 भाई का बंटवारा है और ये हो जाए। वो कागज लेके दौड़ रहा है, 6,000 रुपया कर्मचारी ने घूस ले लिया और अभी तक उसने काम नहीं किया और वो आदमी दौड़ रहा है और वो पैरवी कर रहा है कि मेरा करवा दीजिए। ये कह रहे हैं कि अपने आप सब हो जाएगा। भाई, आपका वो जो वेबसाइट आपने जारी किया वो कभी खुलता ही नहीं है। जिस सरकार ने जो वेबसाइट दिया कि इस पर जाइए और प्रपत्र 2 डाल देना, वो बड़ी समस्या है। वेबसाइट एक बड़ी खुलता ही समस्या नहीं है। आप ऑनलाइन जाइए, जो आदमी जमीन अपना उसका है और रहता है दिल्ली में, चाहे बम्बई में, कोई अमेरिका भी रहता है, वो चाहता है कि ऑनलाइन ही वो अपना कागज देगा। वो कैसे देगा? आपका उसमें जाइए, शिविर जहाँ लगाए हैं वो पता नहीं कहाँ लगा है, फिर भी अगर लगा भी है तो वहाँ 400 आदमी लाइन में खड़ा है, 2 आदमी जानबूझ के लाठी पीट रहा है वहां पर कि हमको मेरा काम पहले हो जाए। तो ये जो झंझट सरकार ने जानबूझ के खड़ा कर दिया है, एक तो आपका वेबसाइट खुलता नहीं है, लाइन में लगने जाइए तो मारपीट, झगड़ा, झोंटा झोंटी सब हो रहा है, वहाँ कैसे आप करेंगे? अब फिर आप डेट बढ़ा देंगे ना, ये और जारी रहेगा, तो ये लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा। उसके बाद सारी बहनें, सारी फुआ सब मांग रही है संपत्ति और कह रहे कि हमको भी दो, नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देख है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाओ, एनओसी लाओ। सारी बहनें कह रही नहीं देंगे, सारी फुआ जो है सबकी घर में दरार हो गया, फूफा अलग मुंह फुला के बैठ गया। तो ये नीतीश कुमार ने एक बार चकबंदी को लेकर भी ऐसे हुआ था। इस सरकार को बैकफुट पर जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जमीन का ये ऐसे ही तारीख बढ़ती रहेगी, निश्चित रूप से बढ़ती रहेगी। थोड़े दिन के बाद चुनाव आ जाएगा तो हो गया, चुनाव आ गया, फिर नई सरकार अपना देखना होगा कि ये मंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप देखिए कि पैसा कमाने का ये जो शुरू हो गया है कि इसमें पैसा है। भाई, एक तो है कि अधिकांश जो पुराने कागजात हैं वो कैथी लिपि में है और कैथी लिपि कोई जानता नहीं। तो अभी तो पढ़ा के ट्रेनिंग दिला कर लाया है, वो कौन जानते हैं? जो पढ़ा रहे हैं वो अपने नहीं जानते हैं कौन पढ़ा रहा है, वो खुद नहीं जानता है। नाम जैसे शिक्षक कैसे बहाल हो गए, मुखिया सर्टिफिकेट दे दिया शिक्षक है, बहाल हो गया और उनको एबीसीडी भी नहीं आती है। तो ऐसे ही कैथी लिपि वाले भी हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो कैथी लिपि के जानकार बन गए हैं। तो ये धंधा पैसा कमाने का, इसीलिए नीतीश कुमार ने देखे 2 चीजों पर एक्शन लिया भी। एक तो जमीन का बढ़ा दिया और शिक्षकों की छुट्टियों की घोषणा उसको कम कर दिया। तो जानते हैं कि इस 2 लोग अगर नाराज हो, गाँव में लोगों में नाराजगी हुई और शिक्षक नाराज हुए तो चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए उनको पीछे जाना पड़ा है। ये जमीन सर्वे उनके लिए बहुत खतरा बन के सामने आया है और निश्चित रूप से अगर ये सरकार पीछे नहीं होती तो उसकी मुश्किल बढ़ जाती है।
तो ये देखिए, जमीन सर्वे को लेकर तो हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से नीतीश कुमार इसको लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन अब हम बात थोड़ा बिहार के युवाओं की कर लेते हैं, अभ्यर्थियों की, छात्रों की कर लेते हैं। कल पटना में बीपीएससी कार्यालय के सामने आपको आंदोलन करते बीपीएससी 17वीं के अभ्यर्थी मिलेंगे। उनका मुद्दा है कि आखिरकार आयोग परीक्षा की पद्धति को स्पष्ट क्यों नहीं कर रही है। नॉर्मलाइजेशन लागू करना है तो भी बताए, नहीं करना है तो भी बताए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिविल सर्विस की परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन है वो किसी भी सूरत में इन लोगों को मंजूर नहीं है। तो इस पर कैसे देख रहे हैं ये जो पूरी विवाद बीपीएससी 17वीं को लेकर उठी है? ये देखिए, वही खुराफाती दिमाग की उपज है और ये प्रतिभाओं की हत्या करने का एक तरीका है। ये अच्छा, सरकार का उद्देश्य है, बेरोजगारी इतनी है कि 5 बुलावे और 5 सवावे वाली स्थिति है। तो अब सरकार के सामने समस्या ये नहीं है कि चयन किसका करें, तो सरकार ने सरल तरीका ये अपनाया कि छंटनी करो। छंटनी करो तो अब 500 में जो आ रहे हैं उनको छंटनी करो और उसी में से 50 को चुन लो। तो इसलिए प्रतिभाओं की पूछ नहीं होगी। ये जो पैटर्न अपनाने की कोशिश हो रही है बिहार में, और यूपी में अभी देख चुके हैं। योगी सरकार को अपने पांव पीछे खींचने पड़े, वहाँ छात्रों का जबरदस्त आंदोलन हुआ। तो बिहार सरकार फिर छात्रों के आंदोलन को आमंत्रित कर रही है, छात्रों को आमंत्रण दे रही है कि आओ और उपद्रव करो पटना में। ये बिना सोचे समझे बेसिर पैर वाले लोग जो हैं, बिना दिमाग के लोग, वही इस तरह के कदम उठा सकते हैं। कोई भी बुद्धिमान शासक प्रशासक ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिसमें प्रतिभाओं का दमन किया जाए। तो ये पॉलिसी आप अलग अलग सेट कर रहे हैं तो ठीक है, अलग सेट कीजिए, उसमें जो चुन करके आते हैं उनको चयन कीजिए। आरक्षण देना है, आरक्षण दीजिए, मगर जनरलाइजेशन करके यानी सबको 50 नंबर दे दिया, जिसको 75 भी आया उसका घटा के 50 कर देंगे, 60 कर देंगे, और जो जिसको 50 आया उसका बढ़ा के 60 कर देंगे, माने बराबर कर देंगे। ये कौन सी पॉलिसी है भाई? आप आरक्षण दे दीजिए, उसमें और बढ़ा दीजिए कोटा, मगर ये तो प्रतिभाओं की एकदम अवमानना है। और ऐसे जो चुने भी जाएंगे, जो अधिकारी और अफसर, और आप प्रशासनिक सेवा के लिए चुन रहे हैं, वो कैसे अधिकारी होंगे? अभी जो देख रहे हैं आप, रोज घूस लेते पकड़ा रहे हैं, 1000-5000 रुपये लेते अधिकारी, और वो बिहार सेवा वाले अधिकारी पकड़ा रहे हैं। तो ये किसके दिमाग की उपज है? ये सरकार को हो सकता है कि सरकार को पता भी नहीं हो। अच्छा, और आयोग ने अपने स्तर से ये फैसला ले लिया, और आयोग स्पष्ट भी नहीं कर रहा। यही बड़ी समस्या है कि आयोग बता ही नहीं रहा है, बता भी नहीं रहा है। तो बिहार बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग, वो ऐसे विवादों से खेलता रहता है और विवादों को आमंत्रित करता रहता है। ये उसका सगल हो गया है। कोई परीक्षा बिना विवादों के हुई हो बिहार में, ये मेरे ध्यान में तो कम से कम नहीं आता है। चाहे वो चपरासी की परीक्षा हो या साहेब की परीक्षा हो, हर परीक्षाओं में अभी कल की बात है, जो सिपाही बहाली के अभ्यर्थी लगभग 45,000 पटना में प्रदर्शन किए, तो उनकी मांग आयोग को माननी पड़ गई। बिल्कुल जायज मांग थी। तो ये तो धन्यवाद देना पड़ेगा कि कम से कम मान लिया, अधिकारियों ने उनकी बात मान ली, नहीं तो लाठी से पिटवा के भेज देते। क्या करते विद्यार्थी? हालांकि लाठी चार्ज तो किया नहीं मगर मान लिया, लेकिन बाद में मान लिया, मांग मान लिया। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि उन अच्छे लोगों की अंतरात्मा फिर जागेगी और सही फैसला और प्रतिभावान विद्यार्थियों के पक्ष में फैसला। अच्छा, इसके पहले भी इस तरह का सिस्टम बीपीएससी में लागू करने की बात आई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया तो पुराने सिस्टम से ही परीक्षा ली गई। आखिरकार फिर से उसी को लागू करने की कोशिश क्यों की जा रही है? नहीं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जब ये निकाला इश्तेहार की अब 1900 से ज्यादा सीटें, 2000 से ज्यादा सीटें, और ये पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में, तो देश भर में जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे वो भी बच्चे जो हैं, उन्होंने भी ये हुआ कि वो सब आवेदन करेंगे। बीपीएससी को ये उम्मीद थी कि मैंने पहले का अनुभव जो उनका था, तो ये 10 लाख से ऊपर में 18-20 लाख तक लड़के जाएंगे, इसमें आवेदन करेंगे। तो इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित करना बीपीएससी के सामने सरदर्द था, तो उन्होंने सोचा कि इसको शिफ्ट में कराएंगे। तो अगर 2 बार में या 3 बार में करेंगे
तो ये एक समस्या बड़ी हो जाती है कि फर्स्ट फेज में जो पहले शिफ्ट में हुआ उसमें कड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। विद्यार्थी बाहर आते हैं, जैसे फिजिक्स का बहुत कठिन था या जनरल साइंस का कठिन था, तो किसी में कड़ा पूछ दिया और किसी में हल्का क्वेश्चन आ गया, तो सब खुश होकर निकल रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा है। ये हो गया कि अविश्वास फिर हो गया कि बार उनसे कड़ा पूछ दिया और हमसे हल्का पूछ दिया, तो छात्रों में एक अविश्वास फिर हो गया। इसको निपटाने के लिए उसने कहा नॉर्मलाइज ही कर देंगे कि उनकी संख्या उनका मार्क्स थोड़ा कम कर देंगे। ये ऐसा अनेक परीक्षाओं में, माने IBPS जो है बैंकिंग सर्विसेज की जो परीक्षा लेता है वो करते हैं। उनकी चूंकि ऑनलाइन परीक्षा होती है, शिफ्ट में होती है, 8 बजे वाली शिफ्ट में कड़ा क्वेश्चन पूछा गया और 12 बजे वाली शिफ्ट में हल्का क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन सेट कौन करता है और ये हल्का और कड़ा, तो ये कौन तय करेगा कि कौन कड़ा है कौन हल्का है? सारे विद्यार्थी जिन लोगों ने खूब पढ़ा है उनके लिए सब क्वेश्चन हल्का ही है और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो सब कड़ा ही लगेगा। अब जैसे BPSC का परीक्षा दे के टीचर सब कहेंगे हथवे नहीं खे चलो लिखाते नहीं थे। अरे यार तुम टीचर हो, तुम्हें लिखाते कहे नहीं थे, और जो लोग जो है वो पढ़ के आए थे उन लोगों ने लिखा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कड़ा कौन है और हल्का कौन है, ये कैसे तय होगा? और BPSC ही नहीं, अवर सेवा चयन पर्षद लीजिए, सिपाही भर्ती लीजिए, दरोगा भर्ती लीजिए, अभी स्वास्थ्य वो जो हुआ अभी 2 दिन पहले उसका कैंसिल किया गया, CHO का परीक्षा रद्द किया गया, उसमें धांधली हो गया। आपकी किस परीक्षा में धांधली है और धांधली रोकने का काम किसका है? सरकार क्यों नहीं रोकती है कि पेपर लीक नहीं हो? पेपर लीक हो तो विद्यार्थियों की क्या, वो सहरसा का विद्यार्थी चला जाता है ससराम परीक्षा देने, रात भर स्टेशन पर रहता है, किसी तरह से सेंटर पहुंचता, फिर कैसे जाता है और फिर पता चलेगा कि वो रद्द हो गया। ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह एकदम अमानवीय स्थिति। छत पर चढ़ के बेचारे विद्यार्थी वो कर रहे हैं, फिर बीच में TT पकड़ के कॉलर पकड़ के धसोर रहा है, माने ये सब हो रहा है। और विद्यार्थी फिर पता चलेगा कि लीक हो गया। अरे भाई कैसे लीक हो गया? आपका तंत्र क्या कर रहा था? आपने कैसा क्वेश्चन सेट किया था? कैसे सेट हुआ? किस प्रेस में छप रहा है? और भाई बिहार पुलिस के एक बड़े अधिकारी मैंने सिंघल इसमें फंसे हुए हैं, आपके अधिकारी ये सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उसकी तरफदारी कर रहे हैं, सिंघल की बचाने में लगे हुए हैं। तो ये सब जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तो माने विवाद में कब नहीं रहा, जब हम लोग विद्यार्थी थे उसी समय से BPSC का पेपर लीक हो चुका है, होता ही रहता है। तो ये लोग रोज नया, अभी उन्होंने जो नए बने अध्यक्ष उनके, तो उन्होंने कहा कि अब ये आगे बहुत अच्छा होगा, CM साहब ने कहा, लेकिन ये लफड़ा पर लफड़ा और बढ़ाते चले जा रहे हैं। इनको तो पता ही नहीं कि ये क्या करना क्या चाहते हैं। भाई आप इसको नॉर्मलाइजेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताइए कि हम करेंगे, मेरी मर्जी कर दीजिए कि हम करेंगे। सारे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मर रहे हैं, उनके लिए, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए सब बढ़िया है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, चाहे जिनकी तैयारी कमजोर है, उनके लिए सब वो लगेगा। आप नॉर्मलाइज क्यों करेंगे? ये क्या तरीका है? तो सवाल ये कहीं भी किसी सिविल सेवा में इस तरह का नहीं होता है। तो ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो परीक्षा लेने जा रही है फिर से विवादों में है। एक उम्मीद छात्रों में जगी थी कि 2000 से ज्यादा, आपको बता रहे हैं दिल्ली में जो बच्चे तैयारी करते हैं UPSC के, उन्होंने भी फॉर्म भर दिया। लेकिन इस बार BPSC के सामने मुश्किल है कि उम्मीद तो थी कि 18 लाख भरेंगे और भर दिया 4 लाख, माने कम विद्यार्थी हैं। तो अब उनको एक ही शिफ्ट में परीक्षा लेना है, तो एक शिफ्ट में लेंगे तो उसको कैसे अलग-अलग शिफ्ट में प्रश्न कैसे करेंगे? बस लग रहा है जैसे कि ये नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं किसी और बताना भी नहीं चाहते। सवाल ये है कि फिर आप अलग अलग सेट बनाएंगे कि सेट 1 इसमें और सेट 2 और सेट 3 अलग अलग सेंटरों पर अलग अलग जिलों पर देंगे। तो भाई सेट 1 का क्वेश्चन कड़ा हो गया, सेट 2 का हल्का हो गया, तो ये कौन सेट किया था? अभी हल्का कड़ा का तय करने वाला भी बताइए कि कौन बताएगा? आयोग उसके लिए भी बताइए कि कौन हल्का है कौन कड़ा है। जो लड़का मुंह बना के निकल रहा है कि मैं हल्का, तो अरे भाई ये कैसे तय होगा कि कौन हल्का है और कौन कड़ा है? तो ये एक विवाद में डालने के लिए, जानबूझ के उस समस्या खड़ा करने के लिए कि हम बहुत बड़े साहब हैं और हम इसको सुलझाएंगे बाद में, ये करने के लिए ये है। ये भी माने अच्छा, ये पहली अपने को लोकतांत्रिक सरकार कहने वाली, आप ध्यान रखिए राजमोहन जी, कि विद्यार्थियों को पीटने वाली ये सरकार है। अच्छा। पुलिस अभ्यर्थी आ रहे हैं परीक्षा देने, उनको लाठी से मार के भगाओ। शिक्षक आ रहा है अपनी बात कहने, उसको लाठी से मार के भगाओ। डॉक्टर आ रहे हैं अपनी बात कहने PMCH के उधर के, उनको मार के भगाओ।
माने लाठी चलाने वाली ये सरकार है। यहाँ पर अपनी बात कोई नहीं कह सकता है। नीतीश कुमार की सरकार सबसे बड़ी अलोकतांत्रिक सरकार है, जहां पर कुछ कहने जाइए तो आप लाठी खाने के लिए तैयार हैं। तो विद्यार्थियों को पीट पाट के और उनसे जबरन परीक्षा दिला के और फिर उनका नंबर कम करके और कहेगा कि तुमको ये इतना ही नौकरी दिया है। हाँ, यही दिया है। तो अच्छा, इसमें कई और भी आरोप लग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था जिसका काम है परीक्षाओं की बहाली करना, मतलब वैकेंसी नियुक्ति करना, क्या वो कोचिंग शिक्षकों से बैठक करेगी किसी बहाली को लेकर, किसी परीक्षा पैटर्न को लेकर? ये बड़ा सवाल बीपीएससी पर उठा है, क्योंकि उन्होंने हाल में एक बैठक करी। उसके बाद कहा कि 15 नवंबर को हम अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये कहा जा रहा है क्योंकि एसडीएम और डीएसपी का पद ज्यादा है, तो बहुत लोगों का ये मानना है कि चुनाव है नजदीक, सरकार को भी पैसे की जरूरत है और आयोग पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं, तो अभ्यर्थी कहां से आएगा पैसा वाला? इसके लिए शिक्षकों से संपर्क हुआ है। क्या आयोग ने शिक्षकों के साथ बैठक करके, गुप्त बैठक करके कोई सही कदम उठाया? अगर ये बैठक गुप्त थी तो ये घोर आपत्तिजनक काम हुआ है और ये असंवैधानिक काम हुआ है। आयोग फीडबैक ले सकता है, क्योंकि आयोग में जो लोग बैठे हैं वो उनकी पढ़ाई लिखाई आज से 50 साल पहले हुई होगी, तो तब के और अब के पैटर्न में, परीक्षा पद्धति में, सिलेबस में बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो इसलिए अभी क्या पैटर्न है, इस पर फीडबैक लेने के लिए अगर कोचिंग के संचालकों के साथ मीटिंग करती है शिक्षकों से, तो कोई गलत नहीं। केवल कुछ छात्रों से भी वो फीडबैक ले, उसमें और भी जो एजेंसियां, कॉलेज प्राध्यापकों से भी फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक लेना कोई गलत नहीं, मगर गुप्त तरीके से अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो जरूर दाल में कुछ काला है। ये संदिग्ध मामला है, और अगर ऐसा हुआ है, गोपनीय मीटिंग कोई हुई है, तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। ये बहुत गंभीर मामला है और इस पर कार्रवाई हुई। जैसी बातें निकल के सामने आई कि शुरुआत में कुछ शिक्षकों को, 3-4 शिक्षकों को ही इनविटेशन दिया गया, लेकिन वो शिक्षक जो बीपीएससी नहीं पढ़ाते, जो रेलवे की जनरल कंपटीशन की तैयारियां कराते हैं, उनको बुलाया गया। लेकिन जब हल्ला मचा तो कुछ और शिक्षक भी पहुंचे वहां पर, बिना बुलावे के चले गए, बिना इनविटेशन के चले गए। उनको भी बैठा लिया। हाँ, फिर बैठाया गया। अच्छा। लेकिन बाद में 1-2 शिक्षकों से अकेले में भी मिला गया। तो इसके बाद क्या आयोग पे कार्य प्रणाली पर संदेह उठना चाहिए? तो इससे तो यही पता चलता है कि आप गुप्त मीटिंग भी करते हैं, वो बात सार्वजनिक भी हो जाती है। तो आयोग की कार्य प्रणाली पर ही अपने आप में एक सवाल है। ऐसे ही आपके सेट किए हुए क्वेश्चन भी लीक होते हैं, जैसे मीटिंग आपकी लीक हो गई, सूचना लीक हो गई, वैसे ही आपकी क्वेश्चन सेटिंग भी लीक हो जाती है। परीक्षा सेंटर में गड़बड़ियां भी लीक होती रहती हैं। तो ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये एकदम सरासर अनुचित काम है और इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। इससे तो ये छात्रों का भविष्य बर्बाद करने की साजिश है। बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, क्या उनके साथ बातचीत करना जरूरी नहीं था कि कोचिंग संचालकों से बातचीत किया जाए? क्योंकि उनपे तो पहले से ही सटीक आरोप लगता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संदेह पैदा करने वाला है, ये संदेह पैदा करने वाला है। आप अगर फीडबैक लेना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। उनको आमंत्रित कीजिए, वहाँ सार्वजनिक सूचना देकर के उनको बुलाइए, उसमें छिपाने जैसी कोई बात नहीं। फीडबैक लेना तो अच्छी बात है। छात्रों को भी आप बुलाइए, छात्र जो परीक्षार्थी हैं उनको भी आप बुला के फीडबैक ले सकते हैं, ताकि एक बढ़िया वातावरण में और सही तरीके से परीक्षा हो। इसमें लोगों से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, मगर गुपचुप तरीके से कुछ कर रहे हैं तो ये संदेह पैदा करने वाला है और इससे आयोग की विश्वसनीयता पर चोट पहुंचती है। बिल्कुल। तो देखिए, आज बातचीत हम कर रहे थे तमाम जो सरकार की कार्य प्रणाली है, चाहे जमीन सर्वे को लेकर हो या फिर बीपीएससी 17वीं पीटी का मुद्दा। एक तरफ लगातार तिथि बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो अभ्यर्थियों की आवाज है उसे दबाने की कोशिश है। सरकार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आयोग जो है वो परीक्षा के पैटर्न को लेकर स्पष्ट करने को कुछ भी तैयार नहीं है, क्योंकि संशय काफी ज्यादा गहरा गया। तो अभ्यर्थियों ने आंदोलन का ऐलान किया है और कल 6 दिसंबर आंदोलन होने जा रहा है। अब इस आंदोलन का कितना असर पड़ेगा, क्या फलाफल निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, हम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।